बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक रेनी डे आपको बहुत मुबारक हो। इफ़ यू आर इन कराची और लाहौर, इन इस्लामाबाद, मुल्क के सभी बड़े शहरों के अंदर रिपोर्ट हो रहा है कि बारिशों का सिलसिला जारी है और इस वक्त तो शदीद बारिशें है भाई। वो कहते हैं ना, सड़कें तालाब का मंजर पेश करिए, एक हमारा टिपिकल स्लग है न्यूज़ चैनल का। तो ऐसे ही है, आप आएँ तो आपको लगेगा कि आप तालाब के अंदर है और आपकी गाड़ी कश्ती का सा मंजर पेश करिए। बहुत ज़्यादा बारिश होगी वैसे रात को, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा। मेन रोड्स पे भी पानी खड़ा हुआ है और बाकायदा बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मैंने कुछ जगह से तो वीडियोस भी मैंने बनाई कि बहुत शदीद मेन रोड्स पे, कैनाल रोड पे बहुत ज़्यादा पानी था और गलियों की और मोहल्लों की सूरत हाल। ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है ना कि आपको हमारे सोशल मीडिया पे मिलेगा, ऑब्वियसली नॉट है। एग्जैक्टली। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी जानिब आपको बताऊं, कल मैंने ऑब्जर्व किया कि 15 मिनट की बारिश जो है ना, 15 मिनट की बारिश लाहौर को काफी होती है, पूरा जल थल करते हैं। यानी कि 15 मिनट्स आफ्टर 15 मिनट्स रेन, इट ऑल लुक्स लाइक एक हम समंदर के अंदर पहुंच गए, इतना ज्यादा पानी आ जाता है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस हद तक कोलैप्स कर चुका है, किस हद तक खराब है। और ये मैं अच्छे इलाकों की बात कर रहा हूँ, गुलबर्ग की बात कर रहा हूँ या डिफेंस की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही है, तमाम इलाकों की ये सूरत हाल थी। पर जो बेशतर शहर हैं पंजाब के, वहाँ भी बारिश का नया सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। कल भी हमने आपको बताया था, एक जो स्पेल था वो 26 से 31 अगस्त तक था। उसके बाद फिर 1 सितंबर से अब ये नया स्पेल जो है वो शुरू हुआ है। और अगर बात करें लाहौर की तो जनाब गुलबर्ग, मजंग, शादबाग, करतबा चौक, लक्ष्मी चौक के तरफ में अच्छा खासा जो है वो सावन बरसा है। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से वही बात, नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए, सड़कें तालाब बन गई। और PDM के मुताबिक मानसून बारिशों का ये जो स्पेल है 4 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। 2 से 3 सितंबर के दौरान रावलपिंडी में, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला और खुशाब वगैरह में भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। इसके साथ साथ दीगर इलाकों की बात करें तो कसूर में, नारोवाल, साहिवाल, टोबा टेक्सिंग, फैसलाबाद, जंगिया, गर्ज ये कि पूरे पंजाब में अच्छी खासी बारिशें हुई हैं। इसके साथ साथ सिंध में भी बारिशों का वो जो स्पेल चल रहा था इमरान, कराची में भी मतलब मौसम ऐसा ही है। जी ऐसे ही है तकरीबन सभी। आपने क्योंकि साउथ पंजाब का जिक्र कर लें तो उसमें भावल नगर है, भावलपुर है, डेरा गाजी खान है, मुल्तान, लिया, राजनपुर, रहीम यार खान, यहाँ पे भी इस वक्त कुछ जगहों पे बारिश जारी है और कुछ पे मुतवक्के है कि वक्फे से होती रहेगी। सो बी केयरफुल एंड एंजॉय भी करें बारिश को, अगर आपको एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। अगर आप इस हैसियत में कि इस बारिश को एंजॉय करें तो आप करें। वैसे रावलपिंडी में कल रात को मैंने टेम्परेचर चेक किया था, इट वाज 24, 25 एंड वाज फीलिंग लाइक 24-25। यहाँ पे तकरीबन 26-28 तो था, लेकिन वो 32-34 फील हो रहा था। तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी का एलिमेंट ज़्यादा था। बहरहाल हमारी दुआएं हैं उन लोगों के लिए जो कि कैचमेंट एरियाज में रहते हैं, रिवर्स वगैरह के, या फिर नशेबी इलाकों में रहते हैं शहरों के, उनके लिए ज़्यादा बाइस जहमत ना बने। और उसके साथ साथ तमाम जो इदारे हैं उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे ही अलर्ट होंगे जैसे हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो इस वक्त अलर्ट हैं। बहरहाल अभी आज इट्स 3 सितंबर, तो एक दिन और है, कल तक ये बारिशें रहनी है। अब अगला कौन सा स्पेल आता है या नहीं वो हमें देखना होगा। फिल वक्त जब हम आपसे बात करें लाइव, चूँकि इस वक्त हम लाहौर में बैठे हैं, तो लाहौर में एक और सिस्टम बाहर बन रहा है बारिश का। तो लगता है कि एक और सिस्टम के जरिए अब से कुछ देर के बाद शायद बारिश और हो सकती है। सो ऑल द बेस्ट। इसके साथ साथ एक बारिश कल पिंडी में भी हुई। ओबियसली वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर हुई, वो रहमत की बारिश थी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे हुई, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वंस अगेन कोलैप्स की माशाल्लाह। और ये जो दूसरा टेस्ट है, ऐसा लगता है पाकिस्तान की टीम अपना आखिरी टेस्ट समझ के खेल रही है, इतना बुरा परफॉर्म कर रही है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्लीन स्वीप कर सकता है, ऐसा लग रहा है। मजीद 143 रन दे नीडेड, 143 रन, जबकि 10 विकेटें उनके पास। उनको 143 रन और हमें 10 विकेटें चाहिए। यानी बांग्लादेश के पास अभी 10 विकेटें बाकी हैं टू मेक 143। और अगर बारिश आज नहीं होती या रुक जाती है या 2-3 घंटे का एक टाइम स्पैन मिल जाता है बांग्लादेश को, तो मैच उनका। और ये भी कहा जा रहा है कि इन केस अगर मैच नहीं होता तब भी शायद बांग्लादेश विनर हो, लेकिन आई एम नॉट क्लियर टेक्निकली ऑन दिस। आप बारिश की वजह से कह रहे हैं, मुझे तो वैसे ही लगता है कि सीरीज गई, आपकी ख्वाहिश है ना, हमारे हाथ से गई। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम जो है वो सिर्फ 172 रन पर हमारी ढेर हो गई। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स एक बार फिर पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर हावी रहे और पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में अब तक तमाम ही विकेटें फास्ट बॉलर्स ने हासिल करके बांग्लादेश की सीरीज जीतने के इम्कानात को रोशन कर दिया है। टॉप स्कोरर सलमान अली आगा क्रीज पर डटे रहे, लेकिन अपने सामने जो बल्लेबाज थे उनको आता देखते और वापस जाता देखते रहे। उन्होंने नाकाबिल शिकस्त 47 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो 43, कप्तान शान मसूद 28 और साइम अयूब 20 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम की नाकामियों का सिलसिला अब दराज हो गया है। दूसरी इनिंग्स में भी बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे, सिर्फ 11 रन कर सके। और नायब कप्तान सऊद शकील की बात करें तो वो भी 2 रन पर चलते बने। बांग्लादेश के जो बॉलर है हसन महमूद, बेहतरीन बॉलिंग का उन्होंने मुजाहिरा किया, 43 रन देकर 5 विकेटें हासिल कर। बिल्कुल, ये तो कुछ
स्टैट्स थे जो कि आप मैच देख भी रहे हैं, तो स्टैट्स तक नहीं महदूद रहते, तज्जिए पे फौरन चलते हैं। हमें रिशाद महमूद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हमें अवैस ज्वाइन कर रहे हैं। इन दोनों एक्सपर्ट से ज़रा पूछते हैं, एक तो हमारी रहनुमाई कर दें कि अगर मैच नहीं होता तो फिर क्या होगा, और अगर मैच होता है और हम हार जाते हैं तो फिर क्या होगा। इन दोनों से पूछते हैं। वेलकम रिशाद भाई, वेलकम अवैस, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, आपने ज्वाइन किया। रिशाद भाई, आपसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप हमें जो ना कम ज्वाइन करते हैं, तो लिहाजा आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि 172 रन पे पूरी टीम का आउट हो जाना, वाज इट सरप्राइजिंग फॉर यू, या एक पहले टेस्ट के कोलैप्स के बाद, या इनफैक्ट पहली इनिंग्स के कोलैप्स के बाद भी हम कह सकते हैं, उसमें भी कुछ खातिर खा रन्स नहीं थे, आपको लग रहा था कि दोबारा भी कुछ ऐसा हो सकता है? आप इस स्कोर को कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान टीम ने किया सेकेंड इनिंग्स में? जी इमरान, मेरे लिए तो बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था। अब जो पाकिस्तान टीम का ग्राफ जा रहा है, एनीथिंग कैन हैपन। और मैंने एक आर्टिकल भी अभी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए लिखा था, उसमें मैंने ये लिखा था कि हर दफा एक न्यू लो आता है और हम समझते हैं कि अब इससे नीचे नहीं जा सकते, उससे भी नीचे जाते हैं। तो अब ये नजर आ रहा है अगर आज बारिश नहीं होती तो डेफिनेटली, बिकॉज 42 पे किसी खिलाड़ी को आउट नहीं कर सके पाकिस्तानी बॉलर्स। और बैटिंग कोलैप्स अपनी जगह, लेकिन बॉलर्स का भी परफॉर्मेंस उसी पिच पे बांग्लादेश के बॉलर्स ने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की, इतनी अच्छी लाइन लेंथ से, उनका बाउंस जो था वो इतना परफेक्ट था। और फिर आप हैरत होती है कि पाकिस्तानी बॉलर जो है वो नी से ज्यादा उनकी बॉल बाउंस नहीं कर रही, वो किसी किस्म की थ्रेट पोज नहीं कर रहे हैं उनके बैट्समैन के लिए। और तो ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि पूरी टीम का जो अप्रोच है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन है सेट इन पाकिस्तान टीम। एक ऐसा डिप्रेशन है कि जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि हम जीत ही नहीं सकेंगे, हम जीत ही नहीं पाएंगे, वो एक पूरी फीलिंग चल रही है। और आई थिंक इस वक्त में अच्छे कोचेस का काम होता है कि वो मोटिवेट स्पीकर भी बन जाते हैं, मोटिवेट करते हैं टीम को। लेकिन आई एम सॉरी टू से, जो अजहर महमूद जैसे कोचेस का जो ग्राफ है, अरसे से टीम के साथ हैं लेकिन टीम को मोटिवेट नहीं कर पा रहे। इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी बहुत अरसे पहले फारिग कर दिया था। जेसन गिलेस्पी अब आए हैं, अब देखिए उनकी पहली सीरीज है, और जिस तरह गैरी कर्स्टन को हमने एक शॉक दिया था कि T20 वर्ल्ड कप में इस बुरी तरह फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए, तो उसी तरह मुझे लगता है गिलेस्पी को भी ये शॉक लगेगा। लेकिन आई थिंक मूविंग अहेड, आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट इज द ओनली आंसर। डोमेस्टिक क्रिकेट को कॉम्पिटिटिव बनाना, उसमें 4 डे गेम, ज्यादा से ज्यादा बॉलर और बैट्समैन को खिलाना बेहतर होगा परफॉर्मेंस। सही है। अच्छा वैसे पहले तो आप बताएं कि मौसम कैसा है वहाँ का, और किस तरीके से असरअंदाज हो सकता है आज के मैच पे, क्योंकि अभी हम पहले डिस्कस कर ही रहे थे कि डगवुड मेथड तो नहीं लगेगा, अगर बारिश होती है तो फिर क्या सूरत हाल होती है, और अगर आज के दिन का खेल नहीं हो पाता बारिश की वजह से तो? नहीं, आप दोनों अपना बारिश का स्टार्ट नहीं कर रहे थे, मैंने कहा शायद आप लोगों की कोशिश है मौसमी बारिश पाकिस्तान को बचा दे, नहीं बचाती, टेंशन ना लें आप दोनों। जो हालात इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि वैसे बारिश उनसे एक्सपेक्टेड क्या है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के हाथ में है वैसे ये कर लेना, इंटीरियर मिनिस्ट्री कर सकती है ये मसनूई बारिश वो करवा सकते हैं, नॉट ऑन द मैच। वो शायद मैच ही बंद करवा सकते हैं, उनकी तो पावर इस वक्त है। लेकिन आपको पता है 11 बजे एक्सपेक्टेड है वैसे बारिश, लेकिन ये जो स्कोर कार्ड है ये लगभग घंटे की मार है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि अब उनके बैट्समैन सेट हैं और इतना ज्यादा स्कोर है नहीं यहाँ पर। हाँ, कोई मैजिकल डिलीवरीज हो जाए पाकिस्तान की तरफ से तो ये नेवर नो, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया इस पूरी टेस्ट सीरीज में, तो इमरान भाई लेट्स कम टू द फैक्ट वी डोंट डिजर्व टू बी द टेस्ट सीरीज, और हम डिजर्व भी नहीं करते। हम लोग जाके टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलेंगे। इंपॉर्टेंट मैच इसलिए भी था क्योंकि पाकिस्तान अगर टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में रहना चाहता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आप जीतते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इश्यूज आपके रहे। अगर स्टार्ट ऑफ दी बैटिंग ऑर्डर से बात करूं, आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर अब्दुल्ला शफीक आपको बिल्कुल ऑफ कलर नजर आपको आए। उसके बाद बाबर आजम पे सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप सीनियर कैंपेनर की बात करते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट की बात करते हैं, ऐसा प्राइम बैट्समैन की बात करूं तो उनकी बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया। मैंने आपको याद है बताया था 2022 में उनकी एवरेज 56-57 के करीब थी। अब अगर आप 2024 में देखें 38-37 हो गई है, ये बहुत बड़ा डिप है। अच्छा, वैसे ये जो आप भी और रिशाद साहब भी और दीगर एक्सपर्ट्स भी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, हमें समझ आती है डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बेहतर होना मुल्क के लिए और किसी भी टीम के स्ट्रक्चर के लिए बहुत बेहतर है, और उसमें हम एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल हमारे फॉर्मर कैप्टन और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दिया करते थे। फिर इंडिया की एक लिविंग एग्जाम्पल है फिल वक्त, जो इस वक्त ज़बरदस्त है तमाम क्रिकेट फॉर्मेट्स के अंदर, इवन उनकी विमेन टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे पास जो प्लेयर्स हैं इस वक्त, इनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो आउट ऑफ सिस्टम आया हो, या जिसने किसी किस्म का कोई फॉर्मेट, बहुत एक आध कोई शायद प्लेयर होगा जिसने कोई एक सर्टन फॉर्मेट ना खेला हो, बाकी तो सारे प्लेयर्स एक सर्टन सिस्टम के जरिए आए हैं, और अब नाउ दे हैव गॉट इनफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस टू परफॉर्म। आई मीन सबकी जो इंडिविजुअल स्टैंडिंग है, मेनली जो 5-6 हमारे परफॉर्मर्स हैं उनकी बड़ी जबरदस्त है। वेदर यू टेक इट शाहीन, यू टेक नसीम, यू टेक बाबर, यू टेक रिजवान, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं। तो इनकी नाकामी को हम तो डोमेस्टिक
विकेट पे नहीं डाल सकते। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टीम, विद द प्लेइंग 11 आई बिलीव जो खेल रही है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए इमरान भाई, आपकी बात बड़ी अच्छी है। अगर इनकी थोड़े से 3-4 प्लेयर्स की चले मैं बात करूं, जब स्टेप बाय स्टेप की आप बात करते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं साइड पे करके अगर बात करूं, मुझे पता ही अंडर 19 लेवल से ही ऊपर आए, चाहे बाबर की आप बात कर लें, चाहे आप बात करें नसीम शाह की बात करें, शहीनशाह अफरीदी की बात करें, अंडर 19 लेवल से आप ऊपर आए। लेकिन मसला आपको कहां पर नजर आता है? डोमेस्टिक क्यों कहा जाता है कि इंपॉर्टेंट होता है? डोमेस्टिक के अंदर आप जाके लॉन्गर फॉर्मेट 4 डे क्रिकेट खेलते हो। जब 4 डे क्रिकेट खेलते हो आप में टेम्परामेंट भी आता है, आपको पता है कि मैंने शॉट सिलेक्शन क्या करनी है, आपको पता है मैंने कप्तानी किस तरीके से करनी है। क्यों? वहां पर आपने पूरी टीम को 2 दफा आउट करना है, आपने T20 4 ओवर करवा के 20 ओवर करवा के आपने साइड पे नहीं हो जाना, तो आप रीथिंकिंग फेज में जाते हो। बॉलर्स की अगर बात करूं, आपके जो नसीम शाह की बात कर लो, वो 13 महीने के बाद वापस आ रहे हैं, इंजरी प्रोन थे, वापस आए तो ऑब्वियसली एक प्रेशर होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान शाहीन्स का जो यहाँ मैच हुआ था उसके अंदर नसीम शाह और शहीनशाह अफरीदी बहुत अच्छे कलर में नजर आ रहे थे, निप भी बॉल हो रहा था। भाई वो इंटरनेशनल फिगर नहीं है, इंटरनेशनल का प्रेशर ही डिफरेंट होता है जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होते हो। नसीम शाह की बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था। शहीनशाह अफरीदी का जो इशू रहा है, इतनी ज्यादा आपने T20 खेली है, आप तो चले वो अंडर 19 वाला जो सर्किट की बात कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप तो अपनी जगह है, लेकिन अगर रिसेंटली आप देखें इन लड़कों ने कितने डोमेस्टिक मैचेस खेले हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। पता कलामी की माजरत, आप उसी पॉइंट से जरा मैं थोड़ा सा और आगे चलना चाहता हूं कि हमने उन प्लेयर्स की बात की कि वो 4 डे क्रिकेट खेलते हैं, उनका स्टेमिना, उनका टेम्परामेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी फिटनेस, लेकिन ये लोग तो ऑलरेडी आई बिलीव 30 40 टेस्ट खेल चुके हैं। इनकी जो ट्रेनिंग वहां पे होनी थी वो इंटरनेशनली हो चुकी है। दे नो व्हाट द प्रेशर इज, दे आर प्लेइंग एट देयर होम विद द टीम जो कि 7वें 8वें नंबर पे है, तो फिर जस्टिफाइड है ये परफॉर्मेंस? नहीं, देखिए मैंने आपको बात की ना कि बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। पाकिस्तान इससे पहले आपको पता है कि इमरान भी 6ठे नंबर पर था। अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप जीतते, ये वाले 2 मैचेस जीतते, तो आप जंप करते 5वें 4थी पोजीशन पे आप जंप करते, तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पर पोजीशन होती। मसला ये है कि जो हालिया आप देखें ना अरसे के अंदर पाकिस्तान के जितने भी लड़के हैं, चाहे उसने 30 टेस्ट मैचेस क्यों ना खेले हो, इस साल पाकिस्तान ने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं? चले टेस्ट मैच छोड़ दें, आपके लड़के ने कितने 4 डे क्रिकेट खेले हैं कि उस रिदम के अंदर आए कि उसको पता हो कि मैंने लॉन्गर फॉर्मेट खेलना है। आपके ज्यादातर लड़के तो लीग क्रिकेट में बिजी थे, आपके ज्यादातर लड़के T20 में बिजी हैं। इस वक्त एक और भी नई जंग है यहाँ पर, इस वक्त एक और भी नई जंग आपको पता छिड़ी हुई है, जो आपने बहुत अच्छी बात है कि आप वो चैंपियंस के नाम से एक टूर्नामेंट करवा रहे हो। क्योंकि मुझे भी याद है कि हमारे टाइम पे 90s के अंदर हमें होता था कि यार हमने सियालकोट स्टैलियंस के लिए खेला लाहौर लायंस, क्योंकि वो इतना ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है उन टीम्स का नाम था, उनका रोब था लाहौर लायंस, सियालकोट स्टैलियंस वगैरह की बात करें। लेकिन उसमें भी अब इस वक्त एक जंग छिड़ी हुई, आपको पता है वो जो AI वाला मॉडल है जिसमें से आपने टॉप परफॉर्मेंस निकाल के टीम के अंदर लेके आने हैं, उसमें भी अभी थोड़े दिनों के बाद आप बहस देखिएगा स्टार्ट हो जाएगी कि ये लड़का परफॉर्म कर रहा था, इसको क्यों नहीं पिक किया गया, ये लड़का परफॉर्म कर रहा था, इसको क्यों नहीं पिक किया गया। तो ये बहुत सी चीजें इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखने वाली है। ठीक है रिशाद साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि प्रेशर है और ऐसे में जो टीम पर प्रेशर है, ऐसे में कोचेस जो हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बन जाते हैं, उन्हें बन जाना चाहिए। ऐसा कौन सा प्रेशर है हमारी टीम पे जो होम ग्राउंड पर इतना खराब परफॉर्म कर रहे हैं? ये मतलब कौन सा बिल ज्यादा आ गए मुझे जरा बताएं। बिजली के बिल ज्यादा आ गए जी। आप मुझसे पूछ रही थी? जी 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 रिशाद साहब जी है ना, ये बात है कि देखिए प्रेशर तो इस वजह से है कि मुसलसल हार रहे हैं, तो इसलिए साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए जो भी लड़के हमारे पास अवेलेबल हैं, जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं अंडर 19 से, आप देखिए कासिम अकरम है, रोहेल नजीर है, हुरैरा है, इस तरह के लड़के हैं जो बैठे हुए। लेकिन आप अगर मुझे यकीन है तीसरा टेस्ट भी होता बांग्लादेश से, तो तीसरे में भी अनचेंज बैटिंग 11 खेलती है हमारी। बॉलिंग में तो चेंज किया है, उनको रेस्ट दिया है नसीम शाह को, लेकिन ये कि बैटिंग में क्यों नहीं दे रहे? जब ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कब से कहा जा रहा है कि इस टीम में चेंजेस आएंगे, लेकिन बैटिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा, वही लड़के खेले जा रहे हैं। लेकिन भाई वो तो आपके, सॉरी टू कट यू, आपके जो चेयरमैन PCB है वो कहते हैं हमारे पास चॉइस क्या है और है पीछे कौन हमारे पास, वो तो ये कह बैठे हैं प्लेयर्स पूल नहीं। ये बात इतनी सही नहीं है। प्लेयर्स हैं बैकअप में, और आप देखिए अंडर 19 से काफी अच्छे प्लेयर्स आए। सात बेग जो उनका कैप्टन था, जीशान जो 6 फीट 8 इंचेस का फास्ट बॉलर है, इस तरह के बैट्समैन है बैकअप में, लेकिन आप उनको चांस तो दें। आप देखिए अभी इंग्लैंड की सीरीज हो रही है श्रीलंका से, उन्होंने 2 टेस्ट में इतने नए प्लेयर्स को चांस दिया है, गस एटकिंसन को, ऑली स्टोन को और शोएब बशीर, उन्होंने यंग स्पिनर इंट्रोड्यूस किया था लास्ट इंडियन टूर पे। तो जो यंगस्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको फौरन इंडक्ट करते हैं ताकि वो अपने पीक फॉर्म पे टीम में भी डिलीवर करें, लेकिन वो सोच हमारी नहीं है। जो फेल हो रहे हैं लड़के वो ही रिपीटेडली बैट्समैन खेले जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं समझता हूँ देखिए स्टंपिंग होना जिस तरह की ये बड़ी इमेच्योर एक हरकत है जो बैट्समैन पे रिफ्लेक्ट करती है। सऊद शकीब भी स्टंप हुए,
साइम अयूब भी सेट होने के बाद स्टंप हुए। तो ये एक बड़ी चीज कोचेस के देखने की है कि बेसिक कोचिंग जो है बैट्समैन की वो कैसे हो रही है। इस तरह की गलतियां अगर वो कर रहे हैं तो आप उनको जरूर गाइड करें कि एक सेट होकर आप शॉट पे आउट हो रहे हैं। दैट इज अनपार्डनेबल, दैट इज वेरी वेरी तो अनोइंग। आपके ख्याल में ये जिस चैंपियंस कप की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, वनडे चैंपियंस व्हाटएवर यू कॉल इट, वो उससे भी आपको हेल्प होती नहीं देखते हैं? क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी सवाल उठना शुरू हो गए हैं, स्पेशली द मेंटोर्स। आई वाज वाचिंग एक वो अहमद शहजाद का एक वीलॉग, उसमें बड़े तनकीद करते नजर आए। और शुएब मलिक से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में 50 लाख तनख्वाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आगे से साफी से कहा कि आप तनख्वाह नहीं लेते। तो व्हाई डू यू क्वेश्चन इट? आई मीन इट्स ह्यूज। एक इतनी बड़ी अमाउंट को 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए सिर्फ मेंटोर्स की फीस के ऊपर, जिन्होंने बस कहना है कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो। आई मीन मेंटोर का रोल वी ऑल नो, वो कोच का रोल नहीं होता है। तो डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइड और ये रिजल्ट्स देगा, आपको लगता है? नहीं जी, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। बहुत ही ज्यादा ये पैसे हैं। आई मीन इतने कोई जरूरत नहीं थी वेस्ट करने की, मैं समझता हूँ पीसीबी को। और दूसरा देखिए, जो एक बात कर रहे हैं नौसिन नकवी साहब के हम आगे सिस्टम करेंगे, तो आप चैंपियंस कप आप करा रहे हैं, वनडे कप है। वंस अगेन वही मार धाड़ वाला क्रिकेट, और वो हमें नहीं चाहिए। हमें बेसिक टेक्निक्स प्लेयर्स की चाहिए, जहां वो 4 डे मैचेस में 5 डे मैचेस में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें कि इस पे उनकी टेक्निकल फॉल्ट्स दूर हो, बॉलर्स को ज्यादा ओवर्स करने की आदत पड़े। लेकिन आप चैंपियंस से एक वनडे टूर्नामेंट से आप ये होप लगा रहे हैं, जबकि आगे इंग्लैंड की टीम आ रही है 3 टेस्ट अंग्रेजी का पर्चा। 10 टेस्ट मैचेस के लिए आप वनडे कप से होप लगा रहे हैं। आई मीन दैट इज रियली रिडिकुलस, आई थिंक। सही है। अच्छा वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी रिशाद साहब बात कर रहे हैं कि आगे इंग्लैंड की टीम आ रही है, तो क्या तैयारी है हमारी? वो भी हम इसी तरह से ही खेलेंगे और यही परफॉर्मेंस रहेगी हमारी, या फिर कुछ सबक सीख लेगी हमारी टीम, या फिर सिलेक्टर्स जो है वो सीख लेंगे कुछ? थोड़ा सा मैं एक चीज शेयर भी करना चाहूँ। मैं भी पढ़ रहा था, सेकंड इनिंग्स बैटिंग एवरेज इन मेंस टेस्ट सिंस 2023, ये जितनी भी टीम्स है उसकी अपना कैलकुलेट कर रहा हूँ। पाकिस्तान 12वें नंबर पर मौजूद है। 17 की एवरेज है हमारी बैटिंग की। हम वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और यहाँ तक आयरलैंड से भी हम नीचे हैं, जिम्बाब्वे से भी हम नीचे हैं। तो ये लिटरली बहुत बड़ा एक, मैं कहता हूँ कि लम्हा फिक्री है पाकिस्तान के लिए। और जो आपने टेस्ट सीरीज की बात की इंग्लैंड के खिलाफ, आपको पता है कि अगले महीने वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होनी है, पाकिस्तान में ही है इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। तब मैं कहता क्योंकि जिस वक्त आप अगर बांग्लादेश की सीरीज जीते, क्योंकि आपने कैरी ऑन करना होता है अपने टेस्ट चैंपियनशिप को, तो टफ सीरीज जरूर है, वो आसान नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन वही फिर चीज आ जाती है, बहस भी होती है इस चीज पर, जो आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं, जैसे हुरैरा की बात करूं, कामरान गुलाम की बात कर लें, उसके अलावा बहुत से ऐसे लड़के, कासिम अकरम हैं, या बहुत से लड़के ऐसे मौजूद हैं जो टॉप के परफॉर्मर्स डोमेस्टिक के अंदर रहे हैं, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए हैं। लेकिन मसला सबसे बड़ा हमारा ये होता है कि हम जब उसका सीजन लगा होता है, जब वो फॉर्म में होता है, पीक फॉर्म में होता है, उस वक्त हम उसको पकड़ते नहीं है, उसको खिलाते नहीं है पाकिस्तान के लिए। जब वो 2 साल 3 साल 4 साल निकाल जाता है, थोड़ी बहुत उसकी फॉर्म नीचे गिरने लग पड़ती है, डिप करती है, स्कोर में करता हुआ है, लेकिन उसको तब उठाते हैं पाकिस्तान के लिए कि 1-2 मैचेस अगर वो बुरा खेलता है तो हम ही बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं कि यार इसको कहां से उठा के ले आए, ये आप गलत करते हो लड़के के साथ। इब्रार की जैसे एग्जांपल मैं दूं, इब्रार ने ठीक है बॉलिंग बहुत अपना उनसे जो तवक्कुआत थी वो एक्सपेक्टेड नहीं कर सके, लेकिन उस बंदे की जो टेस्ट के अंदर विकेट्स हैं वो 50 के करीब हैं, उसने एवरेज बड़ी अच्छी मेंटेन की हुई है सीरीज के अंदर डोमेस्टिक में। आपने उस लड़के को 1 साल के लिए अपनी टेस्ट टीम में उठाया, 1 साल में मुझे बताएं कितने मैचेस आपने उसको टेस्ट के खिलाए हैं? कल जाके आपने उसको टेस्ट मैच खिलाया जब आपको डू एंड डाई सिचुएशन नजर आई है कि भाई ठीक है मरने वाले हैं, अब इसको आप ले आओ, तो दैट मींस कि आप ना खिलाया तो लोग कहेंगे देखा फिर स्पिनर नहीं खिलाया फिर हार गए, ये इस करके खिलाया, नियत यही थी, ऐसा लगता है। लेकिन ना आप उसके ऊपर प्रेशर डालते हो ना, एक प्लेयर के अंदर ज़हन में एक बात आती है, इमरान भाई टेस्ट सीरीज से पहले कि यार मैं एक प्लेयर अपना स्पिनर इनके पास मौजूद हूं, दैट मींस कि मुझ पे ज्यादा बैंक ये तो हम एज अ टीम एज अ यूनिट बात करें। तो मैं यहाँ पे इससे पहले कि भूल जाऊं, मैं बांग्लादेश की टीम को बतौर क्रिकेट फैन, बतौर क्रिकेट व्यूअर बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। द काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस दे केम फ्रॉम, जिस तरह की सूरत हाल थी यार, मुझे तो ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल कोलैप्स करेगी टीम, एंड द वे दे आर प्लेइंग, आई मीन दे आर प्रूविंग देमसेल्फ एज अ टाइगर्स, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नंबर 2, जो इंडिविजुअल सीनियर्स की परफॉर्मेंस है वैस, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आई मीन दे आर सपोज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। दुनिया भर के अंदर जब टीमें नीचे जाती हैं तो 1-2 इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो टीम को लेके चलते हैं, टीम को कंधों पे। जैसे हम MS धोनी की एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया के केस के अंदर, एक टफ टाइम था इंडियन टीम के ऊपर और वो लेके चले और उन्होंने कुछ हार्ड स्टैंड्स लिए प्लेयर्स को लेकर। तो कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, हमारे सीनियर्स जो इस वक्त हो चुके हैं, इंक्लूडिंग बाबर, रिजवान, शाहीन, हमारे कैप्टन भी उसमें शामिल हो जाते हैं, इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी तो इंतहाई मायूस कुन है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए बांग्लादेश पे अगर मैं आना चाहूँ तो लिटरली हैट्स ऑफ है। अगर आपको थोड़ा सा जो उनके मामला चलते हुए आए हैं पता, आपको बांग्लादेश के अंदर चाहे क्रिकेट की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, इसके अंदर एक चीज हमेशा याद रखिए
कि ये टीम को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एक करती है कि बड़ा बॉन्डिंग अपना क्रिएट कर देती है टीम के अंदर। ये कुदरती चीज है, जैसे बड़ा स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं कि जो मामला चल रहे होते हैं बीच। लेकिन हैट्स ऑफ है आपके, अगर जो सीनियर कैंपेनर्स की बात करूं, बांग्लादेश में तो दो ही मौजूद थे, मुशफिकुर रहीम और साकिब अल हसन। बाकी सारी की सारी टीम आपको पता है एज सच एक्सपीरियंस नहीं थी। बॉलिंग लाइनअप उतनी इतनी यंग थी, नहीद राना की बात कर लें, सोशल बॉलर्स की बात कर लें, इतना उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे काम किया हुआ था कि इनके वीक लिंक्स क्या है। देखिए वही पिच थी ना, पाकिस्तानी बॉलर्स भी तो उसी विकेट पे बॉल करवाते हुए हैं जिसपे ये करते हैं। एक पहले आपको पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बांग्लादेश की तरफ से बना था कि सारी की सारी 10 विकेटें उनको फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। दैट मींस कि इतना उन्होंने वर्किंग की हुई थी पाकिस्तान टीम के ऊपर। वेरी सीरियस बस टाइमर ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। आई हैव लास्ट 20 सेकंड्स। इरशाद भाई, यू वांट टू कंक्लूड, कुछ और एंड पे आप कहना चाहें लास्ट 20 सेकंड्स? जी, मैं इमरान ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में, खासतौर नॉर्दर्न एरिया वगैरह में, अगर कोई जनरली एक अच्छी क्रिकेट कैंप कंडक्ट किए जाए तो हमें बहुत टैलेंट मिल सकता है। मुझे याद है अरसा पहले सरफराज नवाज और अब्दुल कादिर साहब ने कैंप सेटअप किया था, तो उसमें सरफराज से बात हुई थी, उन्होंने कहा था 605 इंच के 7 फास्ट बॉलर हमने डिस्कवर किए थे। तो बॉलिंग 90 माइल्स एन आवर, लेकिन वो कहाँ गए? तो उनको जो ड्रीम करना है, आप पूरे पाकिस्तान में टैलेंट हंट करें। जेन्युइनली शाद साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी पते की बात की है। आप कह रहे हैं कि टैलेंट हंट पूरे पाकिस्तान में करना चाहिए ताकि कुछ नया टैलेंट सामने आए। और ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं और मायूस कुन सूरत हाल है, शायद ऐसी ना हो सके, नया जो टैलेंट है नए जोश से खेले। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद उवैस और इरशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल पर हमसे तज्जिया ले रहे थे। और आज देखते हैं क्या बनता है टीम का। सीरीज हाथ से जाती फिलहाल तो दिखाई दे रही है। हम ब्रेक पर जाएंगे, कुछ देर में वापस आते हैं। Stay tuned. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ सियासत की। आप इंतजार कर रहे होंगे ना कि अरे सुबह सियासत वाली डोज आपको मिली नहीं है, देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें खुद भी चैन नहीं आता हम अगर सियासत की बात ना करें। वेल, पाकिस्तान में एक बार फिर मुज़ाकरात की गूंज है, नेगोशिएशंस की गूंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद आपको बताया था हमने, सदर नून लीग नवाज शरीफ साहब भी अब तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि सबको लेकर चलना चाहिए। नून लीग का जो एक ग्रुप है वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का हामी है, जबकि एक धड़ा मुज़ाकरात से इनकारी है। जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ असम्बली इजलास में खिताब किया और दावा किया कि तहरीक इंसाफ वाले इस वक्त अब NRO मांग रहे हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, कहीं और करना चाहते हैं। उधर तहरीक इंसाफ भी सियासी जमातों के बजाय एस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात की बात कर रही है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ये कह चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI में बातचीत की अशद ज़रूरत है। और गुज़िश्ता रोज़ अली मोहम्मद खान ने भी अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI में गलत फहमियाँ दूर होनी चाहिए। उधर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो काबीना के अरकान एक दूसरे पर ही करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सारी जो सूरत हाल है मौजूदा सियासी, उस पर हमने बात करनी है। और हमारे साथ ताहिर मलिक साहब मौजूद। जी प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब काफ़ी दिनों के बाद यूरोप और इंग्लैंड घूम के वापस आ गए, तो हमने कहा ज़रा प्रोफेसर साहब से आज दोबारा बात करें। वैसे इस्लामाबाद का मौसम भी आई बिलीव लंदन से कुछ खास कम नहीं है। प्रोफेसर साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? वेलकम टू एक्सप्रेसो। ठीक कह रहे हैं, और इस्लामाबाद जो है वो लंदन से ज्यादा खूबसूरत शहर है। अरे ये सिर्फ तो ये है कि यहाँ पे लोकल बॉडीज नहीं है और हम कवानीन की पासदारी नहीं करते, बाकी अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं की। नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपको पता ही है जो सवाल मेरा होगा वो ये जो इस वक्त मुज़ाकरात का बिगल बज रहा है और तहरीक इंसाफ पता नहीं अब मरकज़ निगाह है, फ़ौज है या फिर असम्बली के अंदर कानून साजी को लेकर JUI है, हम उस तरफ भी आते हैं। लेकिन फिल वक्त ख्वाजा आसिफ साहब की कल की जो स्पीच थी वो कहते हैं कि अगर वो करते हैं तो कर लें, हमें एतराज़ नहीं है। आप इस स्पीच को कैसे लेते हैं, इसका क्या मतलब लें हम? देखिए, उनकी तकरीर में एतराज के साथ साथ इनसिक्योरिटी भी दिखाई दे रही है। होना तो ये चाहिए था कि उनके लीडर जो हैं मियां नवाज शरीफ, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है, वो वेलकम करते हैं। लेकिन चूंकि उन्हें पता है कि इक़्तिदार की बेसाखियों ने नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों को इक़्तिदार में रखा हुआ है, तो अगर ये बेसाखियां गिर गईं तो वो लड़खड़ा के वो भी गिर जाएंगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी सेटिंग बनी रहे, ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, यही अलमिया पाकिस्तान की सियासत का। वो खुद मैं हैरान हो रहा था कि वो गोद के ताने दे रहे हैं, वो दुरुस्त ताने दिए हैं, लेकिन अपना उनका जो कैरियर का प्रोफाइल है, किस तरीके से ज़ियाउल हक दौर में वो एंट्री उनकी हुई, उनके वालिद ख्वाजा सफदर, वो खुद को नेल्सन मंडेला समझ के एक अखलाकियात के आला पायदान पे दूसरों को भाई ताना दे, तो कोई अगर दे सकता है तो महमूद खान अचकज़ई दे सकता है।
वो आप और परवेज रशीद साहब दे सकते हैं, कोई और दे सकते हैं, आपका अपना प्रोफाइल भी यही है। लेकिन मैं से हट के कहना चाहता हूँ, क्या वजह है कि मियां नवाज शरीफ ने ये बयान दिया है? देखिए, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो सियासत में रेलेवेंट रहना चाहते हैं। वो इररेलेवेंट हो गए थे, मायूस हो गए थे, और उन्हें समझा कि उन्हें बाहर से बुला के माइनस किया गया, उनके साथ धोखा किया गया। अच्छा। फिर दो चीजें उन्होंने बड़ा सोच के, पहली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी बेटी के साथ बैठ के, जो पंजाब की वजीर आला हैं, वो इकोनॉमिक रिलीफ पे है कि बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। इकोनॉमी का एक क्वेश्चन हो गया। दूसरी उन्होंने ये बात अब जो की है मुज़ाकरात की, वो ये समझते हैं कि ये पोलराइजेशन और सियासी कुव्वतों की जो तकसीम है, ये सियासी निज़ाम के लिए दुरुस्त नहीं। इस वक्त अगर कोई सीरियस एफर्ट मुज़ाकरात के लिए हो सकती है तो उसके लिए 4 लोग रेलेवेंट हैं, बाकी सब इररेलेवेंट अच्छा। हैं। वो एहसन इकबाल हो, ख्वाजा साद रफीक है, वो 4 लोग कौन हैं? वो मियां नवाज शरीफ हैं, महमूद खान अचकज़ई हैं, मौलाना फजलुर रहमान है और आसिफ अली जरदारी हैं। जी। ये एक सीरियस एफर्ट कर सकते हैं ताहिर मलिक साहब, मुज़ाकरात ऐसे की। बहुत सारे नून लीग के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं की। तो ऑलरेडी नून लीग खुद भी तकसीम का शिकार है। अगर बात की जाए कि PTI के साथ मुज़ाकरात की बात हो, तो अगर संजीदा है हुकूमत इस मामले में, तो आपको लगता है खान साहब इसको संजीदा लेंगे और मुज़ाकरात की तरफ आएंगे हुकूमत के साथ? मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान के जरिए बातचीत एक सतह पे हो रही है। आप देखें, अगर ये देखें सारे क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखें, और उनकी टीम जो असद कैसर साहब की सरबराही में मुसलसल इन दोनों से राब्ते में। असद कैसर साहब ने खुद स्टेटमेंट क्लियर ये दे चुके हैं कि हुकूमत से हम किसी सूरत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये जो स्टेटमेंट होती हैं, मसलन जब ये इमरान खान साहब वजीर आज़म थे तो लंदन में मुलाकातें हुई थी, और लंदन में जिस शख्सियत के घर में हुई वो शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में एडवाइजर भी थे। तो उस वक्त के बयानात लगा ले, उस कह रहे थे कि कोई मुलाकातें नहीं हुई। ये वो वक्त था जब जनरल बाजवा बरतानिया के एक थिंक टैंक से खिताब करने गए थे, लेकिन शाम को उनकी लंदन में एक स्ट्रीट है, एजवेयर स्ट्रीट के करीब, वहाँ मुलाकातें होती थी। अच्छा। और बाकायदा 2-3 एक चीज तय होती थी। उस जमाने के ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट निकालने, तो आपको ये, जब गवर्नमेंट ये कहती है महंगाई नहीं होगी इस साल, लोड शेडिंग नहीं होगी, तो उसमें से नहीं को निकाल लेना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, ये जो हम बात करें मुज़ाकरात की, जिनसे तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात कर रही है, जरा उनकी भी बात कर लेते हैं। वो भी तो खुल के साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वो भी तो आस का दिया नहीं बुझा रहे ना। आस का दिया बुझा दे तहरीक इंसाफ का, उनको कह दें कि भाई हम आपसे बात नहीं कर रहे, या कहीं ना कहीं, ताकि जो शहबाज शरीफ एंड कंपनी है उसकी भी आसें बर लाएं, उनकी भी मुलाकातों के अंदर वो रंगे हिना आ जाए दोबारा से जो हो रही हैं। आई मीन, उधर से भी आस का दिया गुल नहीं हो रहा, वो दिया जल रहा है, उधर से भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं आ रहा तहरीक इंसाफ को, इसीलिए वो बार बार दरवाज़ा खटखटाए जा रहे हैं कि शायद खुल जाए। मेरा ख्याल है कि वो असल फरीक है, फैसला कुन फरीक है, और जिस तरह सोहेल बड़ाई साहब कहते हैं, कबूलियत का म्यार वहीं तय पाता है। तो अब जो एक पॉइंट है 9 मई का, तो 9 मई के पॉइंट के ऊपर एक डेड लॉक है। किसी स्टेज पे इमरान खान साहब को उसकी इन क्लियर टर्म मजम्मत करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप देखें कि यूके में जो राइट्स हुए थे, तो 3 दिन के अंदर अंदर ट्रायल शुरू हो गया और लोगों को सजा, अब वो पकड़े गए, सजा भी मिल गई। अब हम कितनी मुद्दत बीत गई है, 9 मई को 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अभी तक हम नहीं देख रहे कि प्रोसिक्यूशन ने या ट्रायल ने उसमें कोई आगे लीड ली हो, फॉलो किया हो। तो ये सारा जो हमारा निजाम है, इसके ऊपर भी ये, तो प्रोफेसर खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड तो यू टर्न का है, और वो यू टर्न को जस्टिफाई भी करते हैं, ठीक करार देते हैं लीडर के लिए कि आप पीछे हटते हैं, आप यू टर्न लेते हैं, आप अपने फैसले बदलते हैं। इस पे क्या अमर माने हैं कि नहीं ले रहे हैं? उनको कहाँ पे लगता है कि ये चीज़ उनके लिए क्या फर्दर किसी नुकसान का पेश खैमा हो सकती है? वरना तो करने में हर्ज नहीं समझते, वो तो आसानी से एक शख्सियत को अच्छा और कभी अगले लम्हे बुरा कह देते हैं, उनको तो वक्त नहीं लगता, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स उनकी ऐसी। एक तो 2-3 इसमें चीजें, एक ये वो समझते हैं कि उनकी राय में
कि उनके साथ ज्यादती हुई है और उनकी जिस मैनर में अरेस्ट हुआ और मुकदमात बने गए, और फिर वो उन्होंने भी बहुत सारी लाइंस क्रॉस की हैं, जहाँ पे उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे दिए, सूबाई हुकूमतें ख़त्म की, और फिर आला तरीन जो शख्सियात हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। तो एक ऐसी सूरत हाल हो गई कि जहाँ आई बॉल टू आई बॉल ये खड़े हैं, लेकिन ये तनाव या कशीदगी मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं। इसके लिए तमाम फरीकैन को पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो चैलेंजेस हैं, माशी हैं, वो सियासी हैं, उसके लिए ये जो तकसीम है इसको कम होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय सियासी उमूर के हवाले से दे रहे थे, आपने तबसरा सुना। अब वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। आगाज़ में मौसम की बात की थी और आपको कहा था कि इस पर तफसील से भी बात करेंगे, और महकमा मौसमियात जो है वो बता रहा है कि खलीज बंगाल से हवाएं आ चुकी हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, और पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान है। ऑलरेडी बारिशें हो रही हैं। लाहौर की सूरत हाल हमने आपके साथ शेयर की, इसके साथ साथ इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, सिंध की भी यही सूरत हाल है। और जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है, कब तक ये बारिशों का स्पेल जारी रहना है और किस तरह के अलर्ट्स जो अब तक जारी कर दिए गए, इस पर हमने अभी बात एग्जैक्टली PDMA का मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसको हेड करते हैं इरफान अली काटिया साहब। यू नो हिम, हमारे शोज़ में आते रहते हैं। हमने कहा ज़रा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं और इदारे की तैयारी पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग ज़रा कंसर्न है। सो इरफान साहब हमारे साथ लाइव है। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप ही हमें बताइए इस वक्त आपके पास क्या इत्तलात हैं मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से। हम तक जो इत्तलात पहुंच रही हैं वो साउथ पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों के हवाले से हैं, जो सरहदी इलाके हैं पंजाब से आगे। आपके पास क्या तफसीलात है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर हम लास्ट 24 आवर्स को देखें तो उसमें साउथ पंजाब के साथ साथ हमारा जो सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब है, इसमें भी बारिशें हुई। आपने कल देखा होगा पिंडी, और इसके साथ साथ फिर आगे मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, चकवाल, इन तमाम एरियाज में भी बारिशें हुई। और लाहौर में रात फिर एक येट अनदर बिग रेन हैज बीन विटनेस्ड इन लाहौर एज वेल, जो तकरीबन 170 मिलीमीटर से लेके 200 मिलीमीटर तक ये बारिश यहाँ देखी गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने मॉर्निंग में देखा होगा कि लाहौर में दोबारा चीजें बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हैं, और यही हमारे बाकी भी बड़े शहरों में सूरत हाल है। इसकी वजह यही है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पे पूरे पंजाब के अर्बन सेंटर्स में रिपीटेडली ये जो डिसिल्टिंग का प्रोसेस है उसको इंश्योर किया गया कि जितने भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं या इस तरह के वाटर कैरिंग चैनल्स हैं जिन्होंने रेन रिलेटेड वाटर को भी साथ कैटर फॉर करना है, उनकी बार बार मल्टीपल साइकिल्स में डिसिल्टिंग की जाए ताकि ये अर्बन फ्लडिंग का खदशा ना रहे। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि जो अभी पंजाब के लिए हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनता है वो है हिल टॉरेंट्स का फिनोमेना, कि साउथ में जब भी बारिश होती है, स्पेशली डीजी खान डिवीजन में और डीजी खान के 2 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें डीजी खान और राजनपुर हैं, यहाँ पे जो 13 हिल टॉरेंट्स हैं, इनमें पानी जो ही कोहे सुलेमान पे बारिश होती है इनमें पानी आता है। और रात भी इनमें से चंद जो हिल टॉरेंट्स हैं इन्होंने अपनी इस सीजन की पीक्स देखी, जिसमें एक सूरी लुंड हमारा टॉरेंट है, उसमें तकरीबन डिस्चार्ज 45,000 क्यूसेक्स तक रहा। और लेकिन और फिर क्योंकि इसकी एक अदर फिनोमेना ये है कि इस पानी ने 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा इंडस रिवर में जाके डिस्चार्ज होना होता है। तो इसके रास्ते में अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे कुछ जमीनें कास्ट कर ली गई हैं, कुछ जगहों पे लोग अपने माल मवेशी के साथ बैठ जाते हैं। लेकिन ये अगेन चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस पे और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये इंश्योर किया, क्योंकि अभी भी हमने टाइमली अलर्ट्स पिछले, यानी हिल टॉरेंट्स में आप कह रहे हैं कि सूरत हाल अभी नॉर्मल। अगर बात कर लें हम अपने डैम्स की, तो मंगला और तरबेला डैम की क्या सूरत हाल है? क्या अभी फिल वक्त दरियाओं में कोई सैलाब का खतरा है किसी भी सतह पर? जी इस वक्त अगर हम देखें तो हमारा तरबेला तकरीबन 2 हफ्ते पहले से ही ऑलरेडी 100% वो फिल हो चुका है और मंगला 80% पे आया है। लेकिन अब जो गुड थिंग है इसके तकरीबन हमारा जो मॉनसून सीजन है ये अपने कंक्लूजन की तरफ है, और 4 तारीख के बाद, कल के बाद अब जो आगे सिस्टम है वो वीक सिस्टम है, और 9 के बाद
फिर इंशाल्लाह हमारा ये बिल्कुल ही सबसाइड हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीजों को और कैचमेंट एरियाज की बारिशों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कोई रिवराइन फ्लडिंग की सिचुएशन अल्लाह का शुक्र है अब तक जो है। तो बाकी हम अगर वसाइल की पीडीएमए की या एनडीएमए की बात कर लें, खासतौर पे चूंकि आप तो पीडीएमए के बारे में बेहतर बता पाएंगे, पीडीएमए के वसाइल को लेकर आर वी सपोज टू बी सेटिस्फाइड? कोई चैलेंजिंग सूरत हाल तो नहीं है? इन केस अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो तो बाकी सब इदारों के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन मौजूद है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी और दीगर जो इदारे हैं, ताकि कोई नागहानी सूरत हाल न बने? डेफिनेटली अगर वसाइल की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पीडीएमए इज वेरी वेल इक्विप्ड और हमारे पास रिसोर्सेज की, वो उसमें रेस्क्यू, रिलीफ, इफ रिकवरी, हर तरह से वो हमारी कंटीजेंसीज ऑलरेडी तैयार थी। हमारे जो रिसोर्स हैं उनको ऑलरेडी मैप और मोबिलाइज्ड कर दिया गया हुआ है और वेयर हाउसेज में जो बिल्कुल एम्पल हमारे पास ये अवेलेबल है। राइट, इरफान अली काठिया, डीजीपीडीएमए, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया इस वक्त क्या सूरत हाल है। एज पर इरफान साहब, सूरत हाल कंट्रोल में है और चूंकि मानसून सीजन एंड पे है तो कुछ खास खतरा मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल बनती भी है तो इदारा और दीगर इदारे भी कोऑर्डिनेशन में हैं एक दूसरे के साथ के मामलात पर काबू पाया जा सके, कोई ऐसा मसला हो तो। इसी पॉइंट पर ब्रेक लेते हैं, टॉप ऑफ द आवर ब्रेक, न्यूज़ के बाद वापस आते हैं। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो वंस अगेन। अब हम आपको सेगमेंट दिखाते हैं जी। डॉक्टर कंवल खालिद साहिबा हमारे साथ होती हैं ऑफ एंड ऑन और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे वैसे तो बात होती है, लेकिन जब भी डॉक्टर साहिबा लाहौर के हवाले से बात करती है ना, वो न सिर्फ बहुत इंटरेस्टिंग होती है बल्कि एट द सेम टाइम बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होती है और रूटीन के मौज़ूआत से हटके भी होती है। आज हम आपको लाहौर का कच्ची मिट्टी से ताल्लुक़ क्या है या उसका रिश्ता क्या है लाहौर के साथ, इसके बनने से क्या ताल्लुक़ है, इस पर बात हो रही है। वेरी इंटरेस्टिंग, दिखाते हैं आपको। मैं हूं डॉक्टर कमल खालिद। हो गए हमने लाहौर के बारे में बात ही नहीं की और ये तो हो नहीं सकता कि हमारा प्रोग्राम चल रहा हो लाहौर के बारे में बात ना हो। तो लाहौर के बारे में आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन जो है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाहौर जो है वो रावी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो जितने भी दुनिया के रिवर बेस्ड सिटीज़ होते हैं उनमें जो बेसिक मटेरियल जो इस्तेमाल होता है वो मिट्टी होती है, क्योंकि आपको पता है दरियाओं के किनारे मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। यही मिट्टी जो है इसने लाहौर का भी बड़ा एक अहम रोल अदा किया और ना सिर्फ ये कि तामीराती कामों में इस्तेमाल हुई बल्कि और भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो हमें कच्ची मिट्टी और पक्की मिट्टी के दोनों के बने हुए मिले। और पक्की मिट्टी को हम टेराकोटा कहते हैं, कच्ची मिट्टी तो आप जानते ही हैं। तो एक और यहाँ पर हमें बड़ा एक एविडेंस जो मिलता है वो जैसे कि पिछले हमने कुछ प्रोग्रामों में बात की थी 1959 में जब लाहौर में एक्सकवेशन हुई थी तो उसकी मुख्तलिफ लाहौर की लेयर्स थी और जो कदीम तरीन लेयर थी वहाँ से जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले जो कि मुख्तलिफ परिंदे, जानवर और पॉटरी के पीसेस थे। तो वो जो पॉटरी के पीसेस हैं और ये सब कुछ जो था ये टेराकोटा का बना हुआ था। तो इसका मतलब ये कि हिंदुस्तान में और लाहौर में मिट्टी का इस्तेमाल सदियों से जारी है, बल्कि इससे पहले भी हम बात करें तो 10,000 साल क़ब्ल अज़ मसीह के जब हम शहरों की बात करते हैं और कस्बों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें ये सब कुछ मिलता है और मिट्टी का इस्तेमाल हमें दिखाई देता है। जो ये एक्सकवेशन के बाद चीज़ें मिली तो उसमें एक बहुत खूबसूरत हमें प्लाक मिलती है मिट्टी की बनी हुई। उस प्लाक में 3 फिगरीन्स हैं, 2 जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हैं और एक सेंट्रल फिगरीन जो है वो रक्स कर रहा है। ये तीनों फीमेल बनी हुई हैं और उनके पीछे अगर आप देखें तो आपको एक जानवर का चेहरा दिखाई देगा जिसके के सींग बने हुए हैं और ये लगता है कि कोई रिलीजियस रिचुअल जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये तमाम फिगरीन्स रक्स के पोस्चर में नज़र आ रही हैं। ये हिंदू शाइया पीरियड से बिलोंग करता है। एक और हमें प्लाक मिलती है, उसमें जो है एक फ़ीमेल फिगर एक बच्चे को गोद में उठाया हुआ है। गालिबन ये किसी देवी की पर्सोनिफिकेशन है और जिसको कि यहाँ पर पूजा की जाती थी। इसके अलावा हमें बहुत सारे जानवरों के, परिंदों की फिगरीन्स मिलती हैं। ये फिगरीन्स अगर आप देखें तो इनकी बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस हमें मिलती है हड़प्पन फाइंडिंग्स के साथ। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जो इंडस वैली के शहर हैं वहाँ से जो हमें चीज़ें मिलती हैं तो लाहौर से मिलने वाली चीज़ों की उनसे रिजेम्बलेंस हमें दिखाई देती है। तो इस बुनियाद के ऊपर हम अज्यूम कर सकते हैं कि लाहौर भी उतना ही कदीम शहर है जितना कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ जो हमें यहाँ पे मिलती है
वो है यहाँ से मिलने वाले पॉटरी के बर्तनों के टुकड़े। अब ये जो बर्तनों के टुकड़े हैं ये हर एक्सकवेशन के दौरान हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और उन एक्सकवेशंस के अंदर जो पॉटरी मिलती है जब उसको जोड़ा जाता है इन टुकड़ों को, तो उस पॉटरी की जो रिजेम्बलेंस है वो आज भी इस्तेमाल होने वाले पॉट्स के साथ मिलती है, और ये मिट्टी के बने हुए हैं। और इनको जब हम स्टडी करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो शेप्स जो आज से 5000, 3000 या लाहौर की सूरत में 1000 साल पुरानी हैं, तो वो आज भी हमारे यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं। जब हम इन पॉट्स को स्टडी करते हैं तो एक और चीज़ हमें पता चलती है, और वो ये कि लाहौर शहर के अंदर अगर मैं 10वीं 11वीं सदी से इसको देखना शुरू करूँ तो लाहौर में जो 2 मेन सेंटर्स थे टेराकोटा पॉट्स की सेल के। एक दाता गंज बख्श के दरबार के बाहर, वहाँ पर एक पीछे बाजार था जहाँ पर के ये बर्तन बिकते थे, और दूसरा दिल्ली गेट के बाहर। दिल्ली गेट के बाहर आज से कुछ अर्से पहले तक सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के बर्तनों की दुकानें होती थी, और लाहौर के क्या बाहर के भी लोग यहाँ पर आके वो बर्तन ख़रीद के लेके जाया करते थे। अब हम आ गए हैं 10वीं या 11वीं सदी बाद अज़ मसीह के ऊपर। ये गज़नवीद पीरियड है जो कि मेरा आपको पता पसंदीदा पीरियड है, और इस दौर में जो ये बर्तन बनाने वाले हैं तारीख़ में हम देखते हैं तो इनको कुल्लाल के नाम से याद किया जाता है, KULLAL, कुल्लाल। कुल्लाल जो है वो फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसको कि कूज़ागर, बर्तन बनाने वाले के माने में इस्तेमाल होता था, और ये बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशन था जिसको हम कुम्हार का भी प्रोफेशन कहते हैं, और वो ये सब भी काम करते थे। यही जो बर्तन बनाने वाले हैं इन्होंने बाद अज़ां अपने प्रोफेशन में एक डायमेंशन ऐड की, और वो ये किया कि ये वाइन बना के भी बेचना शुरू हो गए। जब ये वो वाइन बना के बेचा करते थे तो उस सूरत में इनको कल्लाल कहा जाता था, KALLAL। पहले में पेश आती है, दूसरे में ज़बद आती है। ये जो कल्लाल हैं ये पॉटर के साथ साथ वाइन भी बेचा करते थे। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट इसी तरह किया जाता था। तो हमेशा जहन में रखिए कि कदीम दौर में लाहौर में जो बर्तन बनाते थे उनको कुल्लाल के नाम से, और बर्तनों के साथ साथ जो वाइन भी बेचते थे उन्हीं बर्तनों में उनको कल्लाल के नाम से याद किया जाता है। और ये वाले जो नाम हैं ये अंग्रेज़ दौर तक मुरव्वजा रहे, आम लोग उसको इस्तेमाल करते थे, और यहाँ पे जो है बर्तन साजी की जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी वो एक अरसा दराज तक कायम रही। बल्कि अगर सोचा जाए तो आज भी अगर आप देखें तो आपको मिट्टी के बर्तन जो हैं वो बेतहाशा अपने इर्द-गिर्द मिलते हैं। और ये भी ज़रा सोचिएगा कि उनकी शेप और उनकी फॉर्म जो है आज भी वही है जो कि हड़प्पाई दौर में या वादी सिंध की जो तहज़ीब के जो शहर हैं उनमें भी उसी शेप और उसी फॉर्म के बर्तन इस्तेमाल होते थे। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि वो चीज़ जिसकी कि यूटिलिटी ख़त्म हो जाए वो वक्त के साथ साथ मिट जाती है, उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो चीज़ अगर 10,000 8,000 साल से आज तक इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो फ़ायदा है वो आज तक कायम है। आइंदा जब भी आप मिट्टी के बर्तन ख़रीदने जाएं और वहाँ पर हंडिया की या किसी सुराही की या किसी जाम की या किसी ग्लास की जब आप शेप देखेंगे, फॉर्म देखेंगे, तो जहन में रखिएगा कि ये वही शेप है, वो वही फॉर्म है जो पिछले 8,000 साल से इस्तेमाल हो रही है। और ये सोचिए कि उसकी यूटिलिटी आज तक कायम है। बल्कि अब तो मॉडर्न साइंस ये कह रही है कि कच्ची मिट्टी के बर्तनों में पके हुए जो खाने होते हैं वो ज़्यादा महफूज और सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो कच्ची मिट्टी या पक्की मिट्टी का कोई भी बर्तन ख़रीदिए तो कुल्लाल और कल्लाल दोनों को ज़हन में रखिएगा। शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं कैप्री सोप की, जो कि एक लेगेसी पाकिस्तानी ब्रांड है। पिछले 55 सालों से हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, और इसकी ख़ास बात है इसकी बेहतरीन खुशबू जो मिलती है फ्रॉम द बेस्ट फ्रेग्रेंस हाउस ऑफ द वर्ल्ड।
नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल इसकी खास बात है। कपरी सोप में शामिल है दुनिया के बेहतरीन बागात की खुशबू और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स जो स्किन को ना सिर्फ फ्रेश रखते हैं बल्कि डीपली मॉइस्चराइज भी करते हैं, और ये खास खुशबू देर तक महकती रहती है और ताजगी का एहसास देती है। कपरी सोप के सारे वेरिएंट्स आपकी स्किन को ग्लो देते हैं, जैसे एलोवेरा और जैस्मिन से मिले सूदिंग ग्लो, मिल्क प्रोटीन और रोज से मिले यूथफुल ग्लो, और कामिंग ग्लो के लिए लेवेंडर एक्सट्रैक्ट का भी वेरिएंट मौजूद है। कपरी सोप उन सब खवातीन और लड़कियों के लिए बना है खास जो अपने कॉन्फिडेंस से वो सब हासिल करती हैं जो वो करना चाहती हैं। वो दुनिया के कहने में नहीं आती और अपने ग्लो को ऑन करती हैं। दे आर कंफर्टेबल इन देयर ऑन स्किन, और अपने कॉन्फिडेंस से उन्होंने दुनिया को अपने आप को मनवाया है। कपरी का मानना है कि जब आप अपने नेचुरल ग्लो को ऑन करती हैं तो हमेशा कॉन्फिडेंट और खूबसूरत नजर आती हैं। कपरी के साथ रखें खुद को प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू ओन योर नेचुरल ग्लो विद वन सिंपल वॉश। अब आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। आज तार साहब से बात हो रही है कि तार साहब ने अपनी नई किताब में अशफाक अहमद, फैज़ अहमद फैज़ और अहमद नदीम कासमी का जिक्र क्यों नहीं किया। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तार साहब से गुज़श्ता सेगमेंट में जो हमारी बात हुई थी, उनकी एक नई किताब जो कि खाके ना कहिए, बकौल उनके खाके नहीं हैं तो चले मज़ामीन कह लें, शख्सियात पर थी, और वो उसमें अब्दुल्ला हुसैन साहब शामिल हैं, इंतज़ार हुसैन साहब शामिल हैं, मंटो साहब हैं, साद कैन हैं, इन पर, और नूर जहाँ हैं, इनकी शख्सियात पर वो एक किताब है। अब सवाल ये है जो कि गुज़श्ता सेगमेंट के आखिर पे मेरे ज़हन में पैदा हुआ था कि अगर मुझे मालूम हो कि तार साहब जो है वो कोई शख्सियात पर इस तरह की किताब लिख रहे हैं तो मेरे जहन में 3 नाम तो फ़ौरन आ जाएंगे। उसमें फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, उसमें अशफाक अहमद ख़ान साहब हैं, उसमें मुमताज़ मुफ्ती साहब हो सकते हैं, उसमें अहमद नदीम कासमी साहब हो सकते हैं। इनमें से कोई नाम भी जो है इस किताब में नहीं है। तो बहुत शुक्रिया तार साहब आपकी इस प्रोग्राम में शमूलियत का। मेरा सवाल तो आपने सुन ही चुके हैं, तो इस पर आप अपना जवाब दे दीजिए कि इतने बड़े नाम कासमी साहब, ये एक तिश्तगी सी है इस किताब को देखकर, तो ये नाम आपने क्यों शामिल नहीं किए? जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा जिनके साथ मेरी रफ़ाकत रही मुसलसल, जिनसे मैं मुतासर हुआ, जिनके साथ मैं क्लेम कर सकता हूँ कि किसी हद तक मेरी कुर्बत थी। ठीक है। फैज़ साहब के साथ नहीं थी। फैज़ साहब को ज़ाहिर है कि भाई बहुत सीनियर थे और उनसे मुलाकात रहती थी कभी कभार, और मतलब है कि कासमी साहब तो बहुत ही मेरे मोहसन और इतने शानदार शख्स, उनके ऊपर आसानी से लिखा जा सकता था, लेकिन अगेन ये मेरे सीनियर थे और उनसे उस तरह की मेरी कुर्बत नहीं थी जैसी इनके साथ थी। उसके अलावा ये है कि भाई मतलब फैज़ साहब का और कासमी साहब का आपस में भी एक कॉन्फ्लिक्ट था। कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कहना चाहिए, उसके बारे में मैं तफसील से बात नहीं करना चाहता, लेकिन आई फील कि वो कासमी साहब बहुत मुख्तलिफ क्लास में थे। बाकी अशफाक साहब के साथ तो बहुत ज़्यादा कुर्बत रही, और उसमें एक बुनियादी ये भी है सिलसिला कि मेरी बेगम और मेरी बेगम की वालदा और मेरे अशफाक साहब के जो आबाई था इलाका, अच्छा, ये एक ही इलाके में थे और तब एक दूसरे को जानते थे। इसीलिए जब मेरी शादी हुई तो मुझे मेरी सास साहिबा ने पूछा कि मुस्तनसर तू अशफाक ਨੂੰ जानना है? अब मैंने कहा जी कौन से जो, वो भी तेरे अंगर कहानियाँ शानियाँ लिखता। मैंने कहा अशफाक अहमद साहब क्यों, मेरे लिए तो अशफाक। कहने कि हाँ मोहम्मद हुसैन सलोतरी का पुत्र नहीं सी। अब मुझे क्या पता, क्योंकि इनके तो सलोतरी कहते हैं इसको जो डॉक्टर होते हैं जानवरों के, तो वहाँ से यानी एक राब्ता था। मैमूना को भी जानते थे और अक्सर उनके यहाँ हम जाते थे। ठीक। अशफाक साहब का मसला ये है कि मैं उनके बारे में बहुत सारे रिजर्वेशन है मेरे। ओके। मैं उस तरह लिख नहीं सकता और मैं लोगों को नाराज़ भी नहीं कर सकता जिन्होंने उनको एक ख़ास पेडेस्टल पे बिठाया हुआ है, और वो उस पेडेस्टल पे बैठना पसंद भी करते थे, और
उसका तज़किरा भी करते थे कई मरतबा, उन्हें कुछ मुझसे शिकायतें भी होती थीं और शिकायतें मुझे भी उनसे शिकायतें थी। मैंने हमेशा कहा कि न आइंदा ज़मानों में कोई आएगा, न पहले ज़मानों में अशफाक अहमद जैसा बड़ा टीवी प्ले राइट नहीं आएगा। जो उनके सब्जेक्ट थे आप आज उनको टच नहीं कर सकते, इतने डिफरेंट सब्जेक्ट थे। एक मोहब्बत 100 अफसाने के हो जाएं, बाकी जितने भी उन्होंने लिखे, बानो आपा ने जो कुछ लिखे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी गफलत बरती फिक्शन के हवाले से। और इसका कोई रेफरेंस आया कि जब अब्दुल्ला हुसैन आए, वो सारी उम्र बाहर रहे थे, तो आके उन्होंने किसी इंटरव्यू दिया जी। तो उनसे उन्होंने पूछा कि अशफाक अहमद के बारे में क्या ख्याल है। तो अब्दुल्ला इस ज़माने में मतलब कोई बुलंद थे ना, वलायत से भी आए, कहने लगे कि वो कोई काबिल ज़िक्र अदीब नहीं है, एक ऐसा अदीब जिसकी पूरी शोहरत जो है अदबी वो एक अफसाने पे बेस करती हो। और दूसरा उसने ये कहा है कि मुल्ला मेरा हीरो है, वो ज़रा इस मामले में रिजर्वेशन रखते। तो मुझे अशफाक साहब ने बाकायदा, उनको मालूम था कि अब्दुल्ला और मेरे का, तो उन्होंने एक मुझे शिकायत आमेज़ लहजे में, तंज़ आमेज़ लहजे में कहा कि तुम्हारा दोस्त तो मुझे अदीब ही नहीं मानता, काबिल ज़िक्र अदीब नहीं मानता। तो मैंने तब भी एग्जैक्टली यही मैंने कहा, सर वो एक्चुअली अब्दुल्ला चला गया 20 साल पहले, और उसने तब तक जो आपका पढ़ा था वो ज़ाहिर किताब की सूरत में यही गडरिया था, ये चंद एक और अफसाने थे। उसके बाद क्योंकि वो यहाँ नहीं था, उसको नहीं मालूम था कि रेडियो का लॉन्गेस्ट प्रोग्राम आप कर रहे हैं तलकीन शाह, या टेलीविज़न पे बड़े यादगार किस्म के प्लेज लिख रहे हैं, क्योंकि उसकी जो मालूमात थी या उसका जो भी था वो जो आपने लिखा है उस पर था। तो इस किस्म की और बहुत सारी चीज़ें हैं कि गफलत भी उन्होंने बरती। और क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा सा रंजीदा हूँ कि अशफाक साहब 2-3 बड़े शानदार और बड़े नावल लिख सकते थे, क्योंकि उनके अंदर कहानी कहने का जो था, हमने भी उनसे खोशाचीनी की। लेकिन एक और बात होती कि एक तो मजबूरी भी होती। उन ज़मानों में मुझे याद है कि बानो आपा कहती थी कि भाई ये जो फ्रिज लिया है ना, फ़लाँ ड्रामे की जो पैसे मिले थे उससे लिया है, 3 ड्रामे लिखे हैं, ये फ्रिज आया, ये फ़लाँ चीज़ इतने की आई है। तो रोज़ी रोज़गार का भी मामला होता था, आजकल की तरह नहीं था। तो वो भी मजबूरी थी कि उन्हें उसके लिए लिखना पड़ता था, लेकिन उन्होंने ख़ुद भी तवज्जो ना की। और दूसरा उनका, क्योंकि ज़िया-उल-हक के वो मुशीर भी रहे और बानो आपा भी बहुत शदीद फ़िक्रमंद होती थी हुक्मरानों के हवाले से। तो वो सारी चीज़ें मिलके नावल लिखने के लिए आपको बगावत करनी पड़ती है थोड़ी सी मुआशरे से, हुकूमत से। तो वो शायद नहीं कर सके। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, इसलिए मैंने अशफाक साहब के बारे में कुछ नहीं लिखा। बहुत बहुत शुक्रिया तार साहब। और आपकी जो गुफ्तगू में फिर अशफाक अहमद खान साहब का भी तज़किरा निकला, बहुत सारी और भी मालूमात मिली। अब्दुल्ला हुसैन साहब की राय जो है वो मेरे नज़दीक बड़ी एक हैरान कर देने वाली है, और इस तरह की बहुत सारी मालूमात आपकी गुफ्तगू से मिली। लेकिन अगले सेगमेंट में हम फैज़ साहब और कासमी साहब के इस्लामी इख्तिलाफ़ के वाले से ज़रूर बात करेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एज यू ऑल नो कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, कोई भी मैदान हो। पाकिस्तानी अपने काम और आइडिया से कुछ मुनफरद ही करते हैं, और हम एक्सप्रेसो में उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कुछ डिफरेंट करते हैं। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं टैलेंटेड क्रिएटिव डायरेक्टर से, जिन्होंने बरसगीर की तकसीम की दास्तान को बड़े खूबसूरत अंदाज में एनिमेटेड शॉर्ट मूवीज़ में ढाला है। रेस्ट इन पेपर और सी बर्ड्स ऐसी 2 एनिमेटेड मूवीज़ हैं जिनमें हिजरत की जो दास्तान है और तकसीम के दौरान पेश आने वाले वाक़यात हैं
उनको दिखाया गया है। 8 साल नित्या की अपनी दादी से, अपनी फैमिली की हिज्जत के हवाले से कहानी सुनने और देखने के काबिल है, जबकि एक मुसलमान गुलाम अली की भारतीय फौज में भर्ती होने की जो ख्वाहिश है और सेकंड क्लास दर्जा देकर मुल्क बदर किए जाने की कहानी भी दिल सोज है। इन शॉर्ट मूवीज़ का मकसद नई नस्ल को आज़ादी और जो बरसगीर की तकसीम है उसके हवाले से आगाह करना है। बिल्कुल, इसी हवाले से हमारे साथ ये दोनों क्रिएटिव डायरेक्टर्स मौजूद हैं, सवेरा जहां और हसीबुर रहमान। हम दोनों को वेलकम करते हैं, बहुत यंग वाइब्रेंट। हम इनसे पूछते हैं कि एक तो इनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, वाई दे वर सपोज टू टेल दिस स्टोरी टू द जनरेशन जो आजकल है कि पाकिस्तान की तकसीम के वक्त या बरसगीर की तकसीम के वक्त क्या हुआ था, उनको क्यों ये ज़रूरत पेश आई, और फर्दर एस्पेक्ट्स पे भी बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच हसीब एंड सवेरा एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट विद यू सवेरा। चलिए, क्योंकि थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सवेरा आप बताइए विच मूवी एक्चुअली यू हैव डायरेक्टेड और पीछे इसके कॉन्सेप्ट क्या था, आपको क्यों ज़रूरत पेश आई कि आप जो नई जनरेशन है उसको तकसीम हिंद के वाक़यात बताएं और उसके रियल पर्सपेक्टिव को लेकर बताएं। जी, आई थिंक हमारी जो स्टोरीज हैं पार्टीशन के अलावा भी, आई थिंक साउथ ईस्ट एशिया की जो स्टोरीज हैं वो मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री में तो उनकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी कोई नहीं है, लेकिन स्पेशली एनिमेशन इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आई थॉट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी स्टोरीज खुद बताएं, ना कि यू नो वेस्टर्न मीडिया हमारी स्टोरीज आके बताए। हमारी बहुत रिच कल्चरल हिस्ट्री है, इंक्लूडिंग पार्टीशन का एक्सपीरियंस जो है, तो आई थिंक हमें बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्टोरीज खुद आगे बताएं। ठीक है, और दिस वाज द रीजन, राइट? अच्छा हसीब, आपको कहाँ से आइडिया आया कि इस तरीके से आप ये जो दास्तान है इसको बयान कर सकते हैं, और ख़ासतौर पर एनिमेटेड मूवी का जब जिक्र आता है तो पाकिस्तान में इसका बड़ा रेयर कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल, एनिमेशन का तो बहुत रेयर कॉन्सेप्ट है और उसकी कहानी बताना, कहानियाँ समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा महदूद किस्म का है। अभी कहानियाँ जो हैं, हमारी जो स्टोरीज हैं बहुत सारी हैं, बहुत रिच, जैसे सवेरा ने बताया, बहुत रिच हिस्ट्री है हमारी। ना सिर्फ हम इनसे ये जान सकते हैं कि हमारे आबाज़ाद ने या मेरे खुद ग्रैंड पेरेंट्स ने जो भी मैटरनल पैटर्नल साइड के दोनों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, ना सिर्फ हम ये जान सकते हैं बल्कि हम इस हिस्ट्री को जानते हैं। जब हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता है तो हम अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक संवार सकते हैं, या हम उसको समझ सकते हैं कि हमारी अपनी पर्सनैलिटी या हमारी एज अ नेशन हमारी पर्सनैलिटी कहाँ से आती है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने एनिमेशन मीडियम का क्यों इंतखाब किया? आप इसको, इस शॉर्ट फिल्म को कैरेक्टर्स के साथ भी, फिजिकल कैरेक्टर्स के साथ भी तो लेके आ सकते थे, स्टोरी तो थी आपके पास, तो वाई एनिमेशन? क्या एनिमेशन के जरिए बताई जाने वाली स्टोरी वो इम्पैक्ट डाल सकती है जो इम्पैक्ट आप टारगेट कर रहे थे? व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड दैट? एनिमेशन ऑन इट्स ओन एक बहुत ही मुनफरिद मीडियम है, जिसके अंदर आप जहाँ पे आप साउंड, विजुअल और तो बहुत सारी चीजों का मिलाप यहाँ पे होता है, तो उसके जरिए आप बहुत सी चीजें कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत सारे इमोशन, बहुत सारे एहसास आप जो है स्क्रीन के ऊपर लेकर आ सकते हैं, जो कि फिल्म के अंदर है। हर मीडियम का अपना अपना एक वो अहमियत है, लेकिन एनिमेशन एक अपनी अहमियत की हामिल है। और मुझे लगता है कि क्योंकि हमारा स्किल भी है और मुझे लगता है कि हमारे पास थोड़ी सी इसमें मार्जिन है कि हम नई स्टोरीज बताने के लिए इस मीडियम का इस्तेमाल करें, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मीडियम है जिसके अंदर हम स्टोरीज बता सकते हैं जो कि रियलिटी में बेस्ड ना हो, जिसको हम नए तरीके से देख सकते हैं। सही है। अच्छा सवेरा, आइडिया और कॉन्सेप्ट की तो हमने बात की, टेल अस मोर अबाउट ये जो स्टोरी है, इसके हवाले से मज़ीद बताएं, और ये भी बताएं कि जो स्टोरी आपने सोची हुई थी या जो स्टोरी थी उसको एनिमेटेड मूवी में, शॉर्ट मूवी में ढालना, ये कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि जिस तरह से हम फिजिकल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो वो एक्सप्रेशंस और वो चीज़ें आसान होती है, लेकिन एनिमेशन में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो कैसा एक्सपीरियंस था? जी, मैंने एक्चुअली इस पे जब काम करना शुरू किया था, मैं उस वक्त एनिमेशन में बहुत नहीं थी, उस वक्त मैंने इतना नहीं सीखा हुआ था, तो मेरे लिए पर्सनली तो बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन हमारी बहुत टैलेंटेड टीम थी, हम 8-9 लोग थे जिन्होंने सबने मिलके काम किया है। तो एंड आई थिंक जब आप टीम में सब मिलके काम करते हो तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। स्टोरी का जहाँ तक है, आई थिंक
मेरे लिए ये मैं बहुत पर्सनली रिलेट कर सकती थी इससे, क्योंकि जो नित्या जिसकी तरह आपने बात की, जो फिल्म की मेन कैरेक्टर है, 8 साल की वो एक बच्ची होती है, वो अपनी दादी के साथ दोपहर का खाना तैयार करने में हेल्प करा रही होती है, और तो ये एक 8 ईयर ओल्ड की नजरिए के थ्रू पार्टीशन की सारी स्टोरी इज बेसिकली द फिल्म। और मेरे लिए ज्यादा पर्सनल इसलिए बिकॉज मेरी दादी के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसी थी। तो इवन दो ये बेसिकली जो बर्मा से माइग्रेट होके वॉर के टाइम पे लोग इंडिया में आके सेटल हो गए थे, चेट्टीनाड नाम की एक लोकेलिटी है इंडिया में, उस डायस्पोरा के बारे में। एंड मैंने इन लोगों के बारे में कभी सुना नहीं हुआ था, फ्रैंकली कभी पढ़ा नहीं हुआ था, एंड इसी वजह से हमने जरूरी और समझा कि हम इन लोगों की भी स्टोरीज पार्टीशन की बताएं। एंड इवन दो मैंने कभी नहीं सुना हुआ था, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी रिलेशनशिप्स, जैसे अगर उसकी तो सवेरा आप किसी ऐसे कैरेक्टर से मिले हो जिसने उस कम एज के अंदर इस सारी सिचुएशन को देखा हो, जिसने आपको हेल्प किया हो बीइंग डायरेक्टर अपने इस क्राफ्ट को बेहतर करने के लिए? किसी कैरेक्टर नहीं मिली, लेकिन मैं ये बता रही थी कि मैं रिलेट बहुत कर सकती थी कि इवन दो मैंने जो उसकी जस्ट द रिलेशनशिप ऑफ हर विद हर ग्रैंडमदर, इट वाज वेरी सिमिलर टू माइन। तो आई थिंक यही कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं जिनसे हम इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज बताना आसान कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा हसीब, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। यूजुअली हमारी जो यूथ है आजकल, वो तो अपना ज़्यादा टाइम तो स्क्रीन को दे रही है, गैजेट्स को दे रही है। वी डोंट हैव इनफ टाइम टू सिट विद आवर अपने पेरेंट्स के साथ, बड़ों के साथ बैठ के, ख़ासतौर पे बुज़ुर्गों के साथ बैठ के कि उनसे हम उनकी एक्सपीरियंसेस लें। तो आपके ख्याल में अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना और इस वे के अंदर जानना बाय यूजिंग द लेटेस्ट एंड मॉडर्न मीडियम्स, ये कितना ज़रूरी है और ये कितना हेल्प करता है एक जनरेशन को टू अंडरस्टैंड योर पास्ट इन अ बेटर वे? हमारी जो ग्रोथ हुई है, जो 90s के लोग हैं, वो मेरे ख्याल खासतौर पर उनके लिए 90s और लेट 80s के जो लोग रहे हैं, उनके लिए खासतौर पे वो चीज बहुत ज्यादा उन्होंने एक्टिवली देखी है, जिसके अंदर कम्युनिटी में रहना, फैमिलीज में रहना, ज्वाइंट फैमिलीज में रहना बहुत ज्यादा उन्होंने एक्टिवली देखा है। मैंने अपने दादा के साथ टाइम गुजारा है, नानी के साथ बहुत टाइम गुजारा है, जो कि वो अपनी स्टोरीज बताते हैं पार्टीशन के बारे में और सारी। तो ये वाली चीजें जो हैं वो अब हमें थोड़ा सा डिस्कनेक्ट सा ले आई हैं हमारी फैमिलीज के साथ। लेकिन मुझे ये लगता है कि जहाँ पे ये चीजें, एक चीज कम हुई है, जहाँ पे हमारी कम्युनिटी के अंदर रिलेशनशिप थोड़े से लैक किए हैं, जो कि बुरी बात है। मुझे लगता है कि अभी हमें करना चाहिए बिल्ड अपनी फैमिली के साथ, लेकिन वहीं पे हम ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू सोशल मीडिया, जहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा मार्जिन है कि हम चीजें स्टोरी बता सकें। मिसाल के तौर पे एक टाइम था कि टेलीविजन जो है वो एक मेन मीडियम था जिसके थ्रू आप बता सकते थे चीजें। अब तो आपके पास एक्सेस है कि आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं अपने चैनल पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीजें और मंजरेआम पे हैं, जिसके अंदर स्क्रीन प्लेज अच्छे आर्टिस्ट हों, जैसे कि सवेरा ने अभी बाकी के टीम के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अभी मैं एक मिसाल के तौर पर रेसिडेंट पेपर के लिए मैं एक रिप्रेजेंटेशन हूँ इस फिल्म की, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही पैशनेट लोगों की टीम रही है। तो उन लोगों का सामने आना बहुत जरूरी है। सही है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टीम के बगैर इस तरह की जो एफर्ट्स हैं वो नहीं होती। अच्छा, आइडिया जनरेट होने के बाद से जो शॉर्ट मूवी है उसके मुकम्मल होने तक में कितना आपको टाइम लगा, और किस हद तक ये चैलेंजिंग रहा आपके लिए? और अगर हम बात करें इसी कॉन्सेप्ट की, ये जो सी बर्ड्स की अगर हम बात करें, तो इसकी स्टोरी लाइन क्या है? ये थोड़ी डिफरेंट है उससे, रेस्टिंग पेपर से, इसके हवाले से भी बताएं। हसीब एंड सवेरा जी। सो बेसिकली सी बर्ड्स बिलोंग टू हसीब और सवेरा, ये पहले तो ये क्लियर करें हमें। अच्छा, मैं इस चीज को क्लैरिफाई कर देता हूं। मैं रेसिडेंट पेपर के ऊपर मैंने काम किया था, मैं उसको डायरेक्ट कर रहा था। राइटर इसकी जो है वो सादिया गर्देजी थी। वो एक डिफरेंट राइटर थी, उन्होंने हमारे पास स्क्रीन प्ले लेकर आए। उसी तरह सी बर्ड्स जो है वो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है जो कि सवेरा जहां ने डायरेक्ट किया, और इसकी राइटर जो है वो भी सवेरा नहीं थी, लेकिन ये आइडिया के अंदर बहुत ज्यादा एडिशन और सब्ट्रैक्शन सवेरा के थ्रू हुए, और हमारे इन हाउस राइटर्स राशिद फारूक और इस्लाम, बहुत सारी चीजें आइडियाज इनके आर्ट डायरेक्टर ने भी बहुत ज्यादा हेल्प की राइटर। ठीक है। सो सवेरा, अब तक फीडबैक क्या है आपके इस प्रोजेक्ट को लेकर, और आप फ्यूचर कैसा देखती हैं एनिमेटेड फिल्म्स का पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से? आई थिंक ऑफ कोर्स चैलेंजिंग होते हैं इस तरह के काम करने, जो पहले कभी इतनी
इतना ना हुआ हो आपके मुल्क में, लेकिन अगर हम इसी तरह मूवीज बनाते रहेंगे, इसी तरह शॉर्ट फिल्म्स बनाते रहेंगे, अभी रिसेंटली जो हमारी ग्लास वर्कर एक आई है एनिमेटेड फिल्म, उसने आई एम श्योर बहुत लोगों को पुश किया होगा एनिमेशन परस्यू करने में, एंड आई थिंक ये एक मेन स्ट्रीम मीडियम बन जाना चाहिए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऑलरेडी इतनी आई थिंक हमारे मुल्क में बहुत टैलेंटेड है, टैलेंट एनिमेशन का, बहुत से लोग बहुत टैलेंटेड है, एंड आई थिंक अगर हम इसी तरह मूवीज बनाते रहेंगे तो उनको भी चांस मिलेगा, उनको भी पुश मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी परस्यू करने की। लेकिन इसमें तो एंड हम जितने चैलेंजेस हमने फेस किए थे, आई रियली होप कि आने वाले सालों में जो लोग मूवीज बनाएंगे वो उनके लिए थोड़ी सी कम हो जाए वो चैलेंजेस। नहीं, आई अंडरस्टैंड बिल्कुल। जब भी आप कुछ नया करते हैं तो उसमें चैलेंजेस होते हैं, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, और वो लोग जो इनिशिएट करते हैं किसी चीज़ को वो ज़्यादा ट्रिब्यूट के मुस्तहिक होते हैं, बिकॉज उन्होंने उस टाइम पे वो किया होता है जब वो करना मुश्किल होता है। एक्चुअली जब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए फिर तो लोग करना शुरू हो ही जाते हैं। सो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ रहे, बट इन दी एंड आई वुड लाइक टू से, एक तो वो लोग जिन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा है या आपकी मूवी से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए हैं, फर्स्ट यू हसीब, आप उनको कुछ कहना चाहें, ऑडियंस को, व्यूवर्स को कुछ भी बताना चाहें, एंड देन हम सवेरा से भी एक मैसेज लेंगे इन दी एंड। सबसे पहले मतलब एक ही चीज मैं सबके लिए कहता हूँ हमेशा कि अपनी वॉइस और अपने आप को समझें, और जो कुछ ये है कि अपने लिटरेचर को डॉक्यूमेंट करें, अपनी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करें, अपने आर्ट्स को या अपनी लिखी हुई चीजों से लेके कही हुई चीजों तक सबको डॉक्यूमेंट करें। लिखने की शक्ल में अब आपके पास हर तरह का मटेरियल है कि चीजों को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल आवाज बहुत मुनफरिद, बहुत मुख्तलिफ होती है। तो बहुत अच्छा है कि हमारे कल्चर के रंग सामने आए। और सवेरा आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, आई एग्री, सेम थिंग। आप हम सबकी एक इतनी यूनिक आवाज़ है, एंड आई थिंक हमें अपनी स्टोरीज बतानी चाहिए, स्पेशली इस दौर में जब हमारे पास डिजिटल और सोशल मीडिया का एरा है। इसमें हमारे पास एक्सेस है आसानी से अपनी स्टोरीज दुनिया तक पहुंचाने का, एंड आई थिंक सबको करना चाहिए। चलें, ऑल द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ द प्रोजेक्ट सी बर्ड्स एट रेस्ट इन पेपर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आई बिलीव आपको देख के बहुत सारे ऐसे लोग जो इस जानिब आना चाह रहे हैं उनको बहुत इंस्पिरेशन भी मिली होगी, और वो बहुत आगे बढ़ना चाहेंगे इसको देखकर, और हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। अल्लाह करे आपको बहुत सक्सेस मिले ताकि आप और भी ऐसा अच्छा काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज हसीबुर रहमान एंड सवेरा जदास, जो दोनों हमारे साथ मौजूद थे। बोथ आर द क्रिएटिव डायरेक्टर्स, एनिमेटेड फिल्म्स इन्होंने डायरेक्ट की हैं, और इसमें ज़्यादातर मुझे लगता है कि एक बंदे का बहुत ही रोल होता है जो डायरेक्टर होता है। बाकी भी टीम तो काम करती है, लेकिन एक जो जिसका ब्रेन चाइल्ड होता है, जो आइडिया होता है, तो उस आइडिया की जो इन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन इट मैटर्स अ लॉट। सो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त है, और पाकिस्तान में ऐसी फिल्म्स को, ऐसे प्रोजेक्ट को कमर्शियली भी सपोर्ट मिलना चाहिए फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल, ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें। इसी के साथ ही हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, कुछ ही देर में वापस आते हैं। जान पाकिस्तान, वाओ यू गॉट मी राइट। हम क्या बात करने जा रहे हैं, हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? नन अदर देन दी लेजेंड जुनैद जमशेद। आज अगर हम में होते फिजिकली तो 60वीं सालगिरह मना रहे होते। दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। हमने उनको बर्थडे विश करनी है। भाई जुनैद जमशेद साहब कमाल आर्टिस्ट हुए, अपनी पूरी ज़िंदगी एक बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पे गुजारी, और एक्सट्रीम्स देखी, फेम की, अपनी रिलीजियस लगावट की, हर चीज़ की एक्सट्रीम्स देखी। कमाल आदमी रहे। 3 सितंबर 1964 को, यानी कि आज ही के दिन पैदा हुए, कराची में पैदा हुए। वालिद साहब पाक फ़िज़ाइया में थे, आला ओहदे पर थे। जुनैद साहब को पायलट बनने का बहुत शौक था, पायलट बनना चाहते थे, नहीं बन सके, लेकिन जो एयरफोर्स से उनकी मोहब्बत थी ना, वो उनके नगमों से वाज़ेह थी। दादा थे, पूरी दुनिया ट्रैवलिंग करते रहे, तबलीग करते रहे। हर बच्चा उनकी पढ़ी हुई नातें और हम पाक जो है वो पढ़ता नज़र आता है। आखिरी सफ़र भी उनका तबलीग के हवाले से ही था, चित्राल में मौजूद थे। ही वाज ट्रैवलिंग बैक टू होम। 2016 में कौमी एयरलाइन की परवाज़ थी 661 PK 661, हवेलिया के मकाम पर हादसे का शिकार हुई जुनैद, उसमें मौजूद थे और शहीद हो गए। लेकिन अपना काम, अपना फ़न, अपना आर्ट हम सब के लिए छोड़ गए। सो उनके लिए बहुत